विवेकानंद स्कूल, ट्रोम्बे, मुंबई। स्कूल का एक और साधारण दिन, और तभी 8वीं क्लास के 2 स्टूडेंट्स खालिद और अक्षय में झगड़ा हुआ। झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और अक्षय को चोट आ गई और खून बहने लगा। स्कूल अधिकारियों ने खालिद को बुलाया और सजा दी। उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। तब खालिद की मां तमिलनाडु में थी, क्योंकि खालिद की नानी गुजर गई थी और खालिद के पिता देश से बाहर थे। उनकी नौकरी कतार में थी। इसलिए खालिद के मामा अब्दुल को स्कूल बुलवाया गया। 5 बजे स्कूल में पहुंचा उधर, उन्होंने बोला कि इसने अक्षय को मार दिया है, उसने उसको ऐसा पंच मारा है, तो उसको नाक से खून निकल गया। फिर बाद में लोग ने बोला कि अब इसको स्कूल में क्लास में बैठने नहीं देंगे, 1 हफ्ता इसको अभी सस्पेंड करने वाले हम लोग। उस शाम खालिद काफी उदास और परेशान था। घर पे लेके गया, उस टाइम खालिद बहुत अपसेट था, ज़्यादा मेरे से बात भी नहीं कर रहा था। जिसका जो भी प्रॉब्लम है बताता है, मगर उस दिन वो ज़्यादा कुछ बताया नहीं उसने। खालिद बिना किसी से बात किए अपनी ट्यूशन क्लास के लिए चला गया। और फिर खालिद अपने मामा के घर गया। उसने एक नायलॉन की रस्सी ली और खुद को फांसी लगा ली। खालिद का शव सबसे पहले उसकी आंटी सुमीना ने देखा। जैसे ही दरवाजा खोली, वो रस्सी में लटका हुआ दिखा मेरे को। मैं बोली मस्ती को लड़का करके नाटक कर रहा है। जैसे ही उसको देखने गई, उसका पैर नीचे लटका, पूरा काला काला हो गया। मैं तो ऐसा डर गई। तो फिर उसके बाद में हॉस्पिटल सब लेके गए। अपने गोद में लेके मैं इधर हॉस्पिटल है, 2-3 हॉस्पिटल है, उधर लेके भागा। दुमराज करके एक हॉस्पिटल है, लोग सीधा बोले कि शताब्दी हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके जा। शताब्दी हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे बोल दिया कि अभी इसका जान निकल गया उसका। खालिद के मामा और सगे संबंधियों ने आपस में सलाह मशवरा किया। उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा है, 8वीं कक्षा में, क्लासमेट के साथ झगड़ा हो गया। प्रिंसिपल मैडम अनीता भालचंद्र नायर और उसके साथ साथ वहाँ की जो ट्रस्टी है श्रीमती चंद्रिका राजमोहन नायर, ये दोनों ने बहुत गुस्सा किया। खालिद के दिल पे बहुत असर हो गया था, उसने सुसाइड कर लिया था। कलम 306 34 भादवी ये सेक्शन लगा के अनीता रामचंद्र नायर और चंद्रिका राजमोहन नायर इनको अरेस्ट किया है। खालिद शेख अंदर ही अंदर सुलगता रहा और कोई भी उसके मन की बात नहीं पढ़ पाया। उसके परिवार के मुताबिक सारा कसूर स्कूल प्रशासन का है। खालिद के परिवार का कहना है कि स्कूल अधिकारियों ने न सिर्फ उसे एक पूरे दिन की सजा दी, बल्कि उसे स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया। उन्हें लगता है कि इस घटना ने मासूम खालिद को बेचैन कर दिया और अंदर तक झंझोड़ के रख दिया। खालिद मेरे को बोल रहा था कि टीचर लोग ने इसे दोपहर से खड़ा रखा बाहर ही, इसको टिफिन भी खाने नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया उसको। मेरा बेटा खालिद ने फोन करके मेरे को बोला था, मम्मी मेरे को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। तो मैंने पूछी क्या हुआ। बाजू में एक लड़का है, वो मुझे मार दिया। तो मैं टीचर के पास कंप्लेंट करा, तो टीचर आके उसको मार के गए। फिर टीचर जाने की बाद में वो लड़का मेरे को मारा, आँख में मार दिया। बर्दाश्त नहीं हुआ उधर, उसके लिए मैंने हाथ ऐसा उठाया तो उसके नाक में लग के पूरा खून निकलने को चालू हो गया। करके मैडम के पास लेके जाके बच्चे को ऐसा ऐसा करके बोले हुए। फिर इसका बैग सब उठा के बाहर फेंक दिए। 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक बाहर खड़ा कर दिए उसको। और उसको दोपहर में खाने का खाना नहीं दिए, पानी नहीं दिए पीने को, प्यास को कुछ भी नहीं दिए मेरे बच्चे को। स्कूल प्रशासन के प्रति खालिद के परिवार में काफी रोष है। उनका कहना है कि स्कूल ही खालिद की मौत के लिए जिम्मेवार है। क्राइम पेट्रोल ने
स्कूल प्रशासन से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, मगर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। माँ बाप किसके लिए जी रहे हैं? अपने बच्चे लोग को बराबर पढ़ाने का, बड़ा करने का, वो लोग को देखने का। वही सोच सोच के एक एक पल काट रहे ले। तुमको कुछ भी ख्याल आता है ऐसा वैसा करने का करके, तुम पहला तुम्हारे मम्मी पापा को सोच के देखो। अपन चले जाएंगे तो अपने मम्मी पापा कैसे जिएगी? माँ बाप क्या क्या सपना देके उन लोगों को पढ़ाता है। वो पैसा कमाने के लिए कितना तकलीफ उठाते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का क्या क्या सपना देखते हैं। ये हम लोग बुढ़ा हो गया, हम लोग संभालने वाला कौन है? वही संभालेगा। ये दूसरा बच्चे लोग के साथ में से नहीं होना चाहिए। क्राइम पेट्रोल ने दूसरे पक्ष को समझने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक से बातचीत की। अगर बच्चा इतना बड़ा कदम लेता है जिंदगी अंत करने के लिए, शायद उसको माँ बाप से बोलने के लिए या उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ना तो आत्मशक्ति रही होगी, ना आत्मविश्वास रहा होगा। हमें ये सोचना है कि क्या हम रीएडुकेट कर सकते हैं हमारे टीचर्स को, हमारे प्रिंसिपल्स को। क्या हम पेरेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं? जब तक हम बच्चों का ये दिल में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए, ये अगर हम नहीं समझते तो बच्चा किधर भी उसका दिल जा सकता है, कुछ भी कर बैठता है। जो स्कूल के टीचर्स है, हेडमास्टर्स या कोई भी है, उनकी भी जवाबदारी है। खालिद इतनी छोटी सी उम्र में क्यों चल बसा? बच्चे दिलो दिमाग से मासूम और नासमझ होते हैं, कमजोर नहीं। क्या हमें उन्हें समझने की थोड़ी सी और कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उन्हें सिर्फ अपनी ही सुनानी चाहिए या फिर कभी उनकी भी सुननी चाहिए? वसई रेलवे ब्रिज, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। वक्त सुबह के 11:30। एक 18 साल की लड़की सुनीता इस पुल पर बैठी हुई थी। वो परेशान थी। सुनीता मुंबई से कुछ ही दूरी पर स्थित भाईंदर की रहने वाली थी। उस सुबह सुनीता की अपनी मां के साथ बहस हुई और वो गुस्से में घर से निकल आई। एक रात पहले सुनीता टीवी देख रही थी। सुनीता की मां ने उसे टीवी बंद करके पढ़ाई करने के लिए कहा। सुनीता को बुरा लगा क्योंकि वो पहले ही अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी मां ने उसे डांटा। सुनीता गुस्से में कमरे से निकल आई। मम्मी को लगा कि मैं पढ़ाई छोड़कर टीवी देख रही हूँ। बस इसी बात से मम्मी ने डांटना शुरू किया और हमारा झगड़ा हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं सच में पढ़ाई कर रही थी, पर मम्मी ने फिर भी गुस्सा किया। मैं पूरी रात सोई नहीं, रोती रही। मैं बहुत परेशान थी। सुबह होते ही मैं घर से निकल आई। मैं गुस्से में थी, नाराज थी मम्मी से। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने विरार की ट्रेन पकड़ी, लेकिन नायगांव स्टेशन पर उतर गई। मन कर रहा था भाग जाऊं, कहीं चली जाऊं। मैं चलते चलते ब्रिज के पास पहुंची और आगे बढ़ने लगी। सुनीता वसई खाड़ी की तरफ पुराने रेलवे पुल की ओर बढ़ी। मैं चलते चलते ब्रिज के पास पहुंची और आगे बढ़ने लगी। पुल पर तैनात सिपाहियों को लगा कि गांव की कोई लड़की घर जाने के लिए पुल का इस्तेमाल कर रही थी। सुनीता चलते चलते
पुल के ठीक बीच तक आ पहुंची और वहां बैठ गई। वो परेशान थी, उलझी हुई थी। मुझे रोना आ रहा था, अकेला महसूस कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। जैसे ही सिपाहियों ने उसे पुल पर बैठे हुए देखा, उन्होंने तुरंत उसे आवाज दी और इससे पहले कि सिपाही कुछ कर पाते, सुनीता ने समुद्र में छलांग लगा दी। चारों सिपाहियों के दिमाग में बस एक ही बात थी कि उन्हें उस लड़की को बचाना था। पहले उनमें से दो ने पानी में छलांग लगाई। वो दोनों सुनीता को बचाने के लिए जूझ रहे थे। पुल पर तैनात बाकी दो सिपाहियों को लगा कि समुद्र की लहरें तेज हैं और काम मुश्किल, इसलिए वो दोनों भी समुद्र में कूद गए। पुल पर तैनात बाकी दो सिपाहियों को लगा कि समुद्र की लहरें तेज हैं और काम मुश्किल, इसलिए वो दोनों भी समुद्र में कूद गए। चारों सिपाही सुनीता को बचाने में कामयाब हुए। और उसे सुरक्षित किनारे पर ले आए। सिपाही सुनीता को पुलिस चौकी ले आए और उन्होंने उसके मां बाप को खबर की। जाहिर है सुनीता के मां बाप को उसके खुदकुशी के इरादे के बारे में नहीं पता था, लेकिन बेटी की सलामती की खबर सुनकर उन्होंने चैन की सांस ली। जब मैं पुलिस की मदद से घर पहुंची, मम्मी पापा ने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा, अच्छे से प्यार से समझाया। उनकी बेटी की जान बचाने के लिए वो पुलिस के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वो मेरे सामने तो पर्सनली आई नहीं, लेकिन फ़ोन से मैंने बात किया था तो शी वॉज क्वाइट हैप्पी। उन्होंने बोली कि अंकल थैंक यू, आपके पुलिस ने हमारी जान बचाई। तो मैंने बोला बेटा अभी फिर से कब मत करो। तो नहीं, मैं अभी नहीं करूँगी, मैं मेरे मम्मी पापा के साथ ही रहूँगी। क्राइम पेट्रोल पुलिस बल के इस कारनामे को सलाम करता है। कोई इंसान जब आत्महत्या करता है तो वो अपनी जान लेता है, लेकिन उसके परिवार जीते जी मर जाते हैं। माँ बाप को सबसे ज्यादा दुख होता है। सुसाइड में कोई सल्यूशन नहीं होता, बल्कि उससे बात बिगड़ जाती है। मेरा बस यही कहना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसे मन में नहीं रखना चाहिए, बात करनी चाहिए। दोस्तों से बात कर सकते हैं, मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, या फिर स्कूल में टीचर से भी। सुसाइड में कोई सल्यूशन नहीं निकलता। मैं शर्मिंदा हूँ, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस की वजह से मैं बच गई। पर सारे इतने लकी नहीं होते।